पहले तो आपने इन इंस्टीट्यूशन में आने से ही रोका, और जब आप नहीं रोक पाए तो न खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब, इंस्टीट्यूशन ही बेच दिया। और अब ये लास्ट अपॉइंटमेंट है। नई शिक्षा नीति कहती है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होगा। स्वयं ऐप बन चुका है, यूट्यूब पर एक टीचर पढ़ाएगा और देश के कोने कोने में लोग पढ़ेंगे कि हम सबको डिग्री तो दे रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन में कहीं धीरे धीरे एक सुंदर मॉल की शक्ल लेता हुआ ये एक ऐसा विश्वविद्यालय बन जाएगा जो ऑक्सफोर्ड वाला जब यहाँ आए तो उसे ऑकवर्ड फील ना हो। उस समय अर्जुन सिंह तमाम तरह से अंदर अंदर लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई ये रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। अब जैसे मैं एक आंकड़ा दे दूं, मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़ा हूं और 12-15 साल अभी रतनलाल सर बैठे हुए हैं, वो और तफसील से उस जनेऊ लीला के बारे में आपको बताएंगे। और आजकल तो इंटरव्यू चल रहा है, आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर देखना है कि विश्वविद्यालय में मेरिट कैसे चेक की जाती है, तो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरिट 2 मिनट में चेक की जा रही है। और जिस दिन इंटरव्यू शुरू है उसके पहले से मेरिट रिजल्ट क्लियर है। उसके बाद भी हम किसी मुगालते में रहें और सारा आरोप झेलते रहें कि जब से रिजर्वेशन लागू होगा विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए। ये अलग बात है कि उस समय आरक्षण का विरोध करने वाले लोग, इस देश में आग लगाने वाले लोग, वो सारे लोग थे। और उस समय भी एक काम ये किया गया कि इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को उससे बाहर रखा गया। सुपर स्पेशल जोन, सुपर मेरिटधारी जोन, जहाँ से मेरिट अगर आरक्षण लागू हो गया तो गोया ये विश्वविद्यालय जो दुनिया के टॉप 5 विश्वविद्यालय हैं, DU, JNU, जामिया, ये वापस नीचे गिर जाएंगे। ऐसी ऐसी बहसें, और ये बहसें सामान्य बहसें नहीं थी, इस पे खूब लेख लिखे गए थे कि कैसे रिजर्वेशन इस देश की मेरिट की हत्या करेगा। आज माननीय अर्जुन सिंह जी को जन्मदिन पर उनके हम याद कर रहे हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े होकर याद करना अर्जुन सिंह जी को, ये उन्हें वास्तव में याद किए जाने का एक गहरा अर्थ रखता है। क्योंकि जिस सार्वजनिक जीवन में जब कोई इस तरह की शख्सियत हो, नेता बहुत हुए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र में मंत्री होने तक, कैबिनेट मंत्री होने तक, शिक्षा मंत्री, तब HRD मिनिस्ट्री हुआ करता था, उन सभी पदों पर रह कर के बहुत सारा काम बहुत सारे नेताओं ने किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस एक सबसे बड़ी वजह से हम अर्जुन सिंह को अलग से याद कर रहे हैं, वह याद करना एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में खड़े होकर याद करना उन्हें विशेष बनाता है। और असल में जब मैं विश्वविद्यालय पर जोर दे रहा हूं तो सबसे आज़ाद भारत की उस एक लोकतांत्रिक संस्था पर जोर देकर अपनी बात कर रहा हूं कि भारत के संविधान लागू होने के बाद विषमताओं और विरोधाभासों से भरे हुए एक भूगोल को एक मुकम्मल मुल्क बनाने के लिए जो एक कागजी दस्तावेज तैयार हुआ था, भारत का संविधान, और जिसे तैयार करने वाले शिल्पकारों में सबसे प्रमुख बाबा साहब ने भी ये चेतावनी दी थी कि अगर इसे लागू करने वाले लोग ठीक ना हुए तो ये संविधान कागजों का पुलिंदा मात्र ही रह जाएगा। यानी इसका मतलब उस समय ऐसा नहीं था कि वो देश बन गया था, जिसे भारत एक राष्ट्र के रूप में हम कहते हैं, ऐसा नहीं था कि उस समय वो राष्ट्र बन गया, भारत आज़ाद हो गया, भारत का संविधान लागू हो गया, इतने मात्र से ही वो एक पूर्ण राष्ट्र नहीं बन गया। अब उसे राष्ट्र बनना था, यानी और बहुत सारे ऐसे काम किए जाने थे जिनका एक रास्ता दिखाया था संविधान ने, जिनमें से एक था जिसके लिए बाबा साहब ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देते हुए हिंदू कोड बिल के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो जिक्र करते हैं, उसको बाकायदे अपनी नाराज़गी में जाहिर करते हैं
कि अनुच्छेद 340 के आधार पर इस देश में पिछड़े वर्ग के मुख्य धारा में लाने, सो कॉल्ड मुख्य धारा में लाने के लिए जिस आयोग बनाने, कमीशन बनाने का एक प्रावधान था, वो अब तक लागू नहीं हो रहा है और वो उनकी नाराजगियों में शामिल था। और बाद में हम देखते हैं कैसे जनता पार्टी की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई जब इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उस समय मंडल कमीशन, जो काका कालेलकर कमीशन गठित होने के बाद और काका कालेलकर कमीशन की तमाम खामियों के उजागर हो जाने के बाद मंडल कमीशन एक उम्मीद के रूप में बनाया गया और बीपी मंडल ने उसे, भारत का संविधान तो एक बड़ा व्यापक दायरा रखता है, लेकिन उससे कहीं भी कमतर एक दस्तावेज आप मंडल कमीशन को नहीं पाएंगे, क्योंकि वह इस मुल्क की आधी आबादी को सीधे एड्रेस कर रहा था, इस मुल्क की आधी आबादी के हक हुकूक की बात कर रहा था। और उसके बहाने वो जो रास्ता बताता है मंडल कमीशन, आर्थिक न्याय का, सामाजिक न्याय का, लैंगिक न्याय का, उस पर अगर कायदे से इस मुल्क को ले चला गया होता तो आज इतनी विषमता नहीं देखते। लेकिन वह मंडल कमीशन की रिपोर्ट बन गई, फिर लागू नहीं हो रही है, आंदोलन करने पड़ रहे हैं। इस मुल्क की आधी आबादी के हक हुकूक के लिए इस देश में आंदोलन करना पड़ा और वो आंदोलन कोई सामान्य आंदोलन नहीं। पेरियार के दबाव से अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) जोड़ करके जो लड़ाई आज़ाद भारत में शुरू हुई, वह काका कालेलकर कमीशन के बहुत उथले रिपोर्ट के बाद मंडल बनने के समय भी चलती रही और खासकर मंडल की रिपोर्ट जब ज्ञानी जैल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे, उनको सौंप दिए जाने के बाद मुखर हुई थी, जिस पर बात कम होती है। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक मैं जिक्र करूं कि 1983 का वक्त था और उस समय इस मुल्क पर प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी का शासन था और उस समय दक्षिण भारत में उसी पेरियार की ज़मीन पर तमिलनाडु में डीएमके का शासन, और वहाँ करुणानिधि ने 3 महीने डीएमके ने पूरा तमिलनाडु बंद, दक्षिण भारत बंद। क्यों? क्योंकि मंडल की अनुशंसाएं लागू हों। और वहाँ जब ये मांग नहीं सुनी गई तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देने की बात कही और गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद सिलसिलेवार तौर पर आप देखेंगे 1989 और 90 तक धीरे धीरे इस देश की हाशिए पर ढकेल दी गई आवाज़ों के बीच जब एक राजनीतिक चेतना धीरे धीरे पहुंची, भारत का लोकतंत्र पहुंचा, उन सब के पहुंचने के साथ वो आंदोलन मजबूत हुआ। 1990 के वक्त एक आंदोलन की देन था कि मंडल की एक अनुशंसा उस समय लागू हो पाई जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी और वीपी सिंह के प्रधानमंत्री के तौर पर। यानी ऐसा ही नहीं वो कोई कि आप देश में कह लो कि भाई सरकार गिर रही थी, सरकार बचाने के लिए मंडल लागू कर दिया, तो भाई माफ़ी मांग लेते उसके बाद कहते कि हम सरकार बचाने के लिए किए। कुछ लोगों ने कहा कि वीपी सिंह ने इसलिए मंडल लागू कर दिया क्योंकि एक बड़ी आबादी का वोट बैंक उन्हें मिल जाएगा और वो दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो 1996 में भी मौका था, 97-98 के आसपास भी मौका था और लोग वीपी सिंह के पास गए भी, वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस लालच में कर रहे थे। और बार बार वीपी सिंह ने इस बात को कहा कि हमने इस मुल्क की आधी आबादी के नौजवानों के भीतर पनप रहे गुस्से को हमने एक राष्ट्र निर्माण की दिशा में जोड़ दिया है। ये अलग बात है कि उस समय आरक्षण का विरोध करने वाले लोग, इस देश में आग लगाने वाले लोग, वो सारे लोग थे। और उस समय भी एक काम ये किया गया कि इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को उससे बाहर रखा गया। सुपर स्पेशल जोन, सुपर मेरिटधारी जोन, जहां से मेरिट अगर आरक्षण लागू हो गया तो गोया ये विश्वविद्यालय जो दुनिया के टॉप 5 विश्वविद्यालय हैं, DU, JNU, जामिया, ये वापस नीचे गिर जाएंगे। ऐसी बहसें, और ये बहसें सामान्य बहसें नहीं थी, इस पे खूब लेख लिखे गए थे कि कैसे रिजर्वेशन इस देश की मेरिट की हत्या करेगा। तो उस सब दबावों के चलते और तमाम राजनीतिक समीकरणों के चलते केवल एक अनुशंसा लागू हुई और जिसके चलते इन विश्वविद्यालय परिसरों में रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। और फिर मैं बार बार अब अर्जुन सिंह को याद करना केवल व्यक्ति को याद करना नहीं है, इसलिए मैं अर्जुन सिंह पर कम बोल रहा हूँ, मैं इस पूरी लड़ाई पर बोल रहा हूँ जिसमें एक मील का पत्थर होने की वजह से
अर्जुन सिंह हमारे अपने वैचारिक रास्ते के हम सफ़र लगते हैं। लोग ये आरोप लगाते हैं कि जो लोग जाति की बात करते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी के हक हुकूक की बात करते हैं, वो लोग जातिवादी हैं। और उसके इस तरह के आरोपों के हास्यास्पद और उथले आरोपों के केंद्र बिंदु ये विश्वविद्यालय रहे हैं। यहीं से इस तरह की बहसें खड़ी हुई, लेख लिखे गए कि नहीं भाई मेरिट तो ख़त्म हो जाएगी। अब मेरिट वालों ने क्या क्या इजाद किया इस देश में, ये भी अभी तक पता नहीं है। इसके बाद हुआ ये कि सुपर स्पेशल जोन, मेरिट वाला जोन और इन जगहों को बनाकर इसमें रिजर्वेशन लागू नहीं किया। तो वो एक सवाल का जवाब इस मुल्क के हुक्मरानों को और मेरिटधारियों को देना चाहिए कि अगर रिजर्वेशन लागू नहीं किया तो ऐसा क्यों हुआ कि एक ही तबके के लोग सारे पदों पर भरे बैठे थे। और उस समय जो एक अधूरा सफ़र, अधूरी यात्रा रह गई राष्ट्र निर्माण की, यानी मंडल की बाकी वंशंशाओं के लागू किए जाने की, उसका एक मौका आता है UPA 1 जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है 2004 में। और तमाम धड़े, जैसे आप याद करिए इस पूरे इतिहास को देखिए, जब जनता दल की सरकार, संयुक्त जनता पार्टी की सरकार थी, तब उसमें कई तरह की धाराएं शामिल थीं। वामपंथी धारा, समाजवादी धारा, तमाम सामाजिक न्यायवादी धाराएं, वो सब मिल करके मंडल कमीशन गठित होना। संयुक्त मोर्चा की सरकार जब केंद्र में है और मंडल की एक अनुशंसा लागू हो रही है, तब कई तरह की धाराएं उस राजनीति में शामिल हैं, चाहे वो वामपंथी धारा हो, चाहे वो समाजवादी धारा हो, चाहे वो सामाजिक न्याय के जितने नए मुखर आंदोलन थे। जैसे मान्यवर कांशीराम बार बार आंदोलन कर रहे थे कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। अब देखिए कितने तरह की धाराएं मिल करके इस राष्ट्र की राजनीति के ऊपर एक दबाव बनाती हैं कि अगर मंडल लागू नहीं हुआ तो कितना नुकसान इस राष्ट्र का है। वैसा ही एक दौर आया 2005 के आसपास, और जिस समय उस समय की केंद्र सरकार में कई तरह की समाजवादी, वामपंथी, मध्यमार्गी, प्रगतिशील और सामाजिक न्यायवादी धाराओं की राजनीतिक हिस्सेदारी जब मुखर हुई, और उस समय एक बड़े कदम के रूप में अर्जुन सिंह ने वो काम किया जिसे हम मंडल पार्ट 2 कहते हैं। और मंडल पार्ट 2 का मतलब केवल इतना है कि जो एक अनुशंसा लागू हुई थी नौकरियों में आरक्षण की OBC की 27%, उसमें से दूसरा शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण। और इसलिए हम अर्जुन सिंह को एक विशेष जगह से देखते हुए याद कर रहे हैं और इस बात का जवाब दे रहे हैं हम उन सारे लोगों को, और देश में बहुत सारे समझदार और जागरूक लोग जो अर्जुन सिंह के जाति के नहीं हैं, और इवन जिसकी हिस्टोरिकल जो क्लास स्ट्रगल है, कास्ट स्ट्रगल है, वो तो इनकी जाति के तमाम लोगों के खिलाफ है, उस वर्चस्व के खिलाफ है। लेकिन हम VP सिंह के साथ अर्जुन सिंह को याद करते हैं तो कम से कम इन सो कॉल्ड पढ़े लिखे मेरिटधारियों को ये बात समझना चाहिए कि उन्होंने जाति का विनाश करने का ख्वाब देखने वाले लोगों को जातिवादी बनाने की बात कही। कौन है अर्जुन सिंह भाई? VP सिंह कौन थे? और VP सिंह राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। क्या बड़ा एक क्रांतिकारी नेता था जब वो पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, वो वाला नहीं जैसे अभी अन्ना वाला हुआ था, उसके बाद तो अब नोट पर देवी देवताओं की तस्वीर वाली डिबेट आ गई है। पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जब कई बार लिबास उतरता है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, तो अब लिबास उतर रहे हैं। और कौन कौन से न्याय की बात करते थे, पढ़े लिखे, स्कूल बनाएंगे, ये बनाएंगे, और अंत में कह रहे हैं कि भाई अर्थव्यवस्था इसलिए डूब रही है क्योंकि देवी देवताओं को कम तवज्जो मिल रही है। और वो सारे लोग उसी मंडल के जो मंडल पार्ट 2 का आंदोलन था, यूथ फॉर इक्वलिटी बना करके इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े होते हैं, और वो लोग बड़े बड़े सेमिनार करते हैं कि मंडल पार्ट 2 लागू नहीं होना चाहिए ताकि इस देश में सब लोग को न्याय और हुकूक न मिले। और अंदर खाने में बहुत सारी की लड़ाई चल रही थी। UPA में जो लोग, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इससे सहमत नहीं हो रहे थे, नाराज थे, और उस समय अर्जुन सिंह तमाम तरह से अंदर अंदर लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई ये रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। अब जैसे मैं एक आंकड़ा दे दूं, मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़ा हूं और 12-15 साल अभी रतनलाल सर बैठे हुए हैं, वो और तफसील से उस जनेऊ लीला के बारे में आपको बताएंगे। और आजकल तो इंटरव्यू चल रहा है, आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर देखना है कि विश्वविद्यालय में मेरिट कैसे चेक की जाती है, तो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की मेरिट 2 मिनट में चेक की जा रही है।
और जिस दिन इंटरव्यू शुरू है उसके पहले से मेरिट रिजल्ट क्लियर है। उसके बाद भी हम किसी मुगालते में रहें और सारा आरोप झेलते रहें कि जब से रिजर्वेशन लागू होगा विश्वविद्यालय बर्बाद हो गए। इसलिए अब आंख में आंख डाल करके सच बोलने की जरूरत है कि जिनकी कोई मेरिट नहीं थी उन्होंने इन विश्वविद्यालयों को सैकड़ों साल से बर्बाद किया है। और जब ये हम वंचित शोषित जमात के लोग पहली बार विश्वविद्यालयों में आए, असल में तब ये विश्वविद्यालय इंक्लूसिव बने, तब जाकर के ये सबके विश्वविद्यालय बने। और इसलिए वो लड़ाई जो केंद्र में अर्जुन सिंह लड़ रहे थे, वो लोगों को कन्विंस कर रहे थे। अर्जुन सिंह तो ओबीसी नहीं थे, लेकिन अर्जुन सिंह की दृष्टि समावेशी थी। और ऐसा नहीं था कि अर्जुन सिंह ने चुनावी रैली में अपनी जाति बताई हो कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, बाबा साहब न होते तो भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया होता। ये सब करने की जरूरत अर्जुन सिंह को नहीं पड़ी। जैसे देवगौड़ा को इस समय कभी आप नहीं देखेंगे देवगौड़ा ने पूरे देश में कभी कोई यह बात कही हो कि मैं पहला प्रधानमंत्री ओबीसी जमात का हूं। उन्होंने काम करके दिखाया भाई। जब देवगौड़ा बने तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में जात जनगणना होगी इसका पारित कर दिया, उसमें काम किया उन्होंने कि भाई जब तक आंकड़े नहीं होंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि सबका राष्ट्र कैसे बनेगा। उन्हें अपनी जाति नहीं बतानी पड़ी। ठीक वैसे ही अर्जुन सिंह उस जाति के नहीं थे जिस जाति को मंडल पार्ट 2 का लाभ मिलना था। लेकिन मंडल पार्ट 2 लागू हो, देश के विश्वविद्यालयों में रिजर्वेशन अन्य पिछड़े वर्ग का लागू हो, इसकी लड़ाई लड़ते हुए अर्जुन सिंह एक कठोर चिट्ठी लिखते हैं उस समय के यूपीए गवर्नमेंट के सर्वा लोगों को और कन्विंस करते हैं कि अगर हम ये नहीं लागू करते हैं तो हम इस देश में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और तब जाकर के 2006 में, और याद रखिएगा मंडल पार्ट 1 लागू हुआ तब भी लोग कोर्ट गए मंडल पार्ट 1 के खिलाफ। मंडल पार्ट 2 लागू हुआ तब भी लोग कोर्ट गए उसके खिलाफ कि ये ना लागू हो पाए। लेकिन चूंकि जो मंशा थे, जो काम था, जो तर्क था उसके पीछे, जो आंकड़े थे, वो इतने जेन्युइन थे कि वो सारी चीज़ें कोर्ट में पास होती गई और 2006 में इम्प्लीमेंट हो गया मंडल पार्ट 2। और उसके शिल्पकार का, इस लड़ाई के शिल्पकार का नाम है अर्जुन सिंह, इसलिए हम उन्हें याद कर रहे हैं। और उसके बाद बदलाव क्या हुआ? 2 तरह का बदलाव है। पहला बदलाव, अब मैं उस आंकड़े पर बता रहा हूँ, 2022 का भी लेटेस्ट आंकड़ा है, मैं थोड़ा उसे पढ़ भी रहा हूँ, बहुत जल्दी उसे सार्वजनिक करूँगा, लेकिन 2019 वाले आंकड़े को ही आपके सामने रखता हूँ। 2019 तक इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस देश की 52% आबादी के बीच से प्रोफेसर बनने वाले लोगों की संख्या थी 0, यानी 0। यह है इस देश का राष्ट्र निर्माण। रिजर्वेशन लागू होने के बाद की बात बता रहा हूं। प्रोफेसर कितने? 0। जिनकी आबादी 5%, उनके प्रोफेसर कितने? 99.9999%। वो एक अपवाद के लिए बस छोड़ रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि रिजर्वेशन के बिना इन अकादमिक संस्थाओं में जहां 100% जो इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है उसमें उन्होंने जगह नहीं दी। रिटन एग्ज़ाम जहाँ था वहाँ तो रिजर्वेशन के लोगों ने अपनी जगह बनाई। मेरिट क्या शय है, अभी मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। बहुत सारा इतने तरह के हमले होते हैं कि आप कितनी तरफ लड़ेंगे। कभी तानाशाही और फासिस्ट सरकारों का ये रवैया रहता है कि वो इतनी तरफ से हमले करते हैं आपके ऊपर कि आपको लगता ही नहीं कि कौन सा काम करें, किसको बचाएं। जल जंगल ज़मीन बचाएं कि रिजर्वेशन बचाएं कि प्राइवेटाइजेशन रोकें कि उसके बाद एनईपी रोकें कि उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है उसको देखें। बहुत तरह के हमले। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, उस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो एकदम 0 हैं। यानी ये विश्वविद्यालय में कौन लोग थे? जो लोग कह रहे थे कि मेरिट खत्म कर देगा जब रिजर्वेशन आ जाएगा, उन सारे लोगों के लिए मैं एक दस्तावेज तैयार कर रहा हूं। और देखने वालों के शौक के दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 3 नंबर जाकर के इस देश में अपॉइंटमेंट हो चुका है, जहां एससी की मेरिट उससे कम से कम 20 गुना ज़्यादा थी। कहाँ गई मेरिट? जब ईडब्ल्यूएस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से 20 गुना 10 गुना नीचे मेरिट जा रही है, इसका मतलब मेरिट जैसा कुछ नहीं था। इसका मतलब वो धोखा था, रिश्तेदारी थी, भाई भतीजावाद था, जातिवाद था।
और इसलिए मैं कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय परिसर में खड़े होकर हम लोग कितने दिन बोलेंगे भाई, कुछ दिन बाद ये जगह छिन जाएंगी, आप ये भी बात बोल नहीं पाएंगे। और दिल्ली में है तो थोड़ा बहुत बोल ले रहे हैं, जाके अपने बाकी विश्वविद्यालयों की हालत देख लीजिए वहां पर कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं मंडल पार्ट 2 के शिल्पकार को याद करते हुए इस बात को कहना जरूरी है कि जैसे ही रिजर्वेशन 2006 में आया, आप दोनों रिजर्वेशन को देखिए। एक रिजर्वेशन जो आर्थिक रूप से गरीबी के नाम पर लाया गया, लेकिन वो एक खास जाति का था, और दूसरी तरफ ओबीसी रिजर्वेशन। दोनों रिजर्वेशन को सामने रखिए। जैसे ही एक रिजर्वेशन आता है 2006 में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उसके बाद से ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पैरेलली प्राइवेटाइज करने की ओर धकेल दिए गए, और जितने रिजर्वेशन के बाद अपॉइंटमेंट होने थे वो सारे अपॉइंटमेंट बंद हो गए और कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट होने लगे। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में 2009-10 तक तकरीबन 500 एडहॉक रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर, और आज इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 एडहॉक हैं। हालांकि अब परमानेंट शुरू हो गया है, बहुत तेजी से हो रहा है, और क्या क्या हो रहा है वो आप लोग बाहर जाके देखिए। अभी चूंकि विषयांतर हो जाएगा इसलिए उस पर नहीं बोलूँगा। यानी ये एक साजिश कि जब पहली बार इस मुल्क के आधी आबादी के लोग मंडल पार्ट 2 लागू होने के बाद मुख्यधारा में आना शुरू हुए, तो पहले तो आपने इन इंस्टीट्यूशन में आने से ही रोका, और जब आप नहीं रोक पाए तो न खेलब न खेले देव खेलवे बिगाड़ब, इंस्टीट्यूशन ही बेच दिया। और अब ये लास्ट अपॉइंटमेंट है। नई शिक्षा नीति कहती है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में होगा। स्वयं ऐप बन चुका है, यूट्यूब पर एक टीचर पढ़ाएगा और देश के कोने कोने में लोग पढ़ेंगे कि हम सबको डिग्री तो दे रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन में कहीं धीरे धीरे एक सुंदर मॉल की शक्ल लेता हुआ ये एक ऐसा विश्वविद्यालय बन जाएगा जो ऑक्सफोर्ड वाला जब यहाँ आए तो उसे ऑकवर्ड फील ना हो। ये एनईपी कह रही है। आखिर क्यों आपने इतनी तेजी से इन इंस्टीट्यूशन को खराब किया? क्योंकि मंडल पार्ट 2 लागू हुआ था, और मंडल पार्ट 2 आने के बाद इस मुल्क की आधी आबादी के लोग प्रोफेसर बनना शुरू हुए, और अभी भी 2020 का आंकड़ा बता रहा है कि अभी ढंग से प्रोफेसर भी नहीं बने। 2020 में जब मैंने आरटीआई लगाई तो 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए थे, और उस समय उनमें केवल 9 प्रोफेसर 2020-21 में ओबीसी के बन पाए। इतने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 9 प्रोफेसर ओबीसी के, और पूरा देश बर्बाद हो गया आरक्षण की वजह से। जहां आरक्षण नहीं लागू है वो कितना आबाद है भाई? हमारा सवाल आपसे। प्राइवेट सेक्टर में कहीं रिजर्वेशन लागू नहीं है। अशोका गलगोटिया में अगर आप मेरिट की बात कर रहे हो, मैंने पहले ही कह दिया ये मेरिट सबसे वेग और सबके फेक फेनोमेना है, इस पर खुल करके बात होनी चाहिए। और इसलिए अर्जुन सिंह ने जो ख्वाब देखा था, जिसके चलते अर्जुन सिंह को नाराजगी उठानी पड़ी, अर्जुन सिंह तिरस्कृत नेता हो गए भाई। जैसे राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है वाला नेता जब मंडल पार्ट 1 लागू करता है तो राजा नहीं रंक है देश का कलंक है बन गया ना। वैसे ही अर्जुन सिंह ने जब मंडल पार्ट 2 लागू किया और उसके बाद इस देश में आधी आबादी को उसका हक मिला, हक मिलने का रास्ता खोला, मिला नहीं। और उसके बाद अर्जुन सिंह का क्या हुआ ये राजनीतिक विश्लेषण भी जानते हैं हम। इसलिए बहुत सारी बातें हैं, उन पे कहने की बजाय मैं अपनी बात को समेटते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि इस समय इस मुल्क पर कई तरह से संकट मंडरा रहे हैं। जो गैर बराबरी, जो समाजवादी दर्शन का मूल्य है, और किसी भी राष्ट्र का मूल्य यही है, उसकी केंद्र में यही है। एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, लाइब्रेरीज में जाकर देखिए, इन विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरीज में कोई कर्मकांडी पाखंडी ग्रंथ नहीं भरे होंगे। इस देश की चिंता शामिल होगी उन किताबों में जो किताबें यहाँ रखी हुई हैं। किसी भी विषय की किताब उठा लीजिए, हम कल को एक बेहतर दुनिया कैसे बनाएंगे उसका रिसर्च होता है। अब कितना अच्छा रिसर्च होता है ये अलग बात है, लेकिन दावा तो ये है ना। तो एक देश को बनाने के लिए सबसे जरूरी तो ये है, समाजवाद का नारा है ना, 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। ये बहुत पुरानी लड़ाई है समाजवाद की, और पूरी दुनिया में लड़ी गई है, और आज ये गैर बराबरी बढ़ती जा रही है, हिस्सेदारी के बीच खाई बढ़ती जा रही है। और इसलिए जो सपना था अर्जुन सिंह, वीपी सिंह, बीपी मंडल, फूले, पेरियार, अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और तमाम समाजवादी नेताओं और सामाजिक न्याय के लोगों का, वो सपना चकनाचूर हो रहा है। हमें किसी मुगालते या भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम एक बहुत बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उन लोगों को तो याद कर ले रहे हैं कि इन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, और ये ना होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। ये अलग बात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप यूआर की मेरिट में होंगे फिर भी एडमिशन मिलेगा ओबीसी में,
इसे दिल्ली विश्वविद्यालय में होता है, बेटा हॉस्टल अच्छा चाहिए तो ओबीसी में ले लो, यूआर में क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए तो ओबीसी में ले लो, यूआर में क्यों ले रहे हो? और यूआर का रिजर्वेशन किसके लिए? 50% रिजर्वेशन 15% लोगों के लिए। यानी ये गैर बराबरी की खाई बढ़ती जा रही है। और ये जितनी भी तरह की लड़ाइयाँ आ रही हैं, जितने भी तरह के संघर्ष रहे, जितने भी तरह के लोग इस संघर्षों की चलते इस गांव कस्बे से, खेतों खलिहानों से मजदूरी कर रहे लोगों के घरों से निकाल करके पहली पीढ़ी के नौजवानों को, लड़के लड़कियों को इन विश्वविद्यालयों की चारदीवारी तक भेजा, उनको याद करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। वो निभाते हुए हम उन्हें याद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी और ज़्यादा बड़ी बात जो कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि उन्हें याद करना केवल इसलिए नहीं कि हमारे पुरखे लायक थे, बहुत मेहनत किया, बहुत संघर्ष किया और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। सफ़र यहाँ से शुरू होना था। मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ कि हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जो इतनी तादाद में इस देश के वंचित शोषित जमात के बीच से निकलकर शोधार्थी और प्रोफेसर बने हैं, छात्र और इस कैंपस के चारदीवारी के भीतर सांस लेने वाले लोग हैं, क्योंकि वो रास्ते बंद हो चुके हैं। नई शिक्षा नीति ने इस पूरी रास्ते को बंद कर दिया है। क्लोजर मर्जर की पॉलिसी आ गई है, 40% ऑनलाइन सिलेबस आ गया है, परमानेंट रिक्रूटमेंट बंद हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंटमेंट हो रहा है। यानी वो जितनी लड़ाई थी वो तो ख़त्म कर दी गई साहब। फिर आप कल को याद भी किस लिए करेंगे? अच्छा सोचिए, जब इस मुल्क का संविधान अगर मान लीजिए नहीं रहेगा, हालांकि कुछ बहुत समझदार लोगों का शासन है, वो संविधान को वैसा का वैसा रखेंगे, बस उसके अंदर का सब कुछ ख़त्म कर देंगे, लिबास वही रहे। यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं। तो वो लिबास रहेगा कि आपको भ्रम रहे कि आप एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, आपका मुल्क का आईन बचा हुआ है, दस्तूर बचा हुआ है, लेकिन अंदर से आपको इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा कि आप अपने ज़िंदा रहने को ही सबसे बड़े खुश नसीबी और इस मुल्क के हुक्मरानों को शुक्रिया अदा करने का सबसे बड़ा नतीजा मान लें। और इसलिए मैं ये आखिरी बात कह करके अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि हम तो आ गए, हम तो पहुँच गए, मगर जो रास्ता बंद कर दिया जा रहा है या बंद कर दिया गया है, नहीं पढ़ पाएंगे हमारे घरों के लोग। और कलम और किताब को, भाई जब इस देश में प्रधानमंत्री की भाषा ये हो कि हमें नक्सलवाद को ख़त्म करना है, बंदूक के नक्सलवाद को भी और कलम के नक्सलवाद को भी, मैं इस लाइब्रेरी के सामने खड़ा होकर एक सवाल पूछता हूँ, क्या कलम से कभी कोई नक्सलवाद हो सकता है क्या? कलम और किताब का मूल ही यही है, डिबेट करो। एक कवि कविता लिख दिया तो किसी मुल्क के हुक्मरान ने उसको मार दिया। उसकी बेटी ने अपनी माँ से पूछा कि मेरे पिता ने क्या ऐसा किया कि उसको मार दिया इस मुल्क के राजा ने? तो माँ ने कहा कि उसने एक कविता लिख दी थी जो इस मुल्क के हुक्मरान को पसंद नहीं आई। तो वो छोटी सी बच्ची कहती है उसे वो कविता पसंद नहीं थी तो वो दूसरी कविता लिख देता। यही तर्क है, मूल तर्क है। कलम और किताब का दस्तूर ये है कि हम बहस करें, हम बहस करें, लेकिन जब उसे भी गाली बना दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे मुल्क में एक मैसेज दिया जा रहा है, पढ़े लिखे होने का मतलब एक जाहिल होना भी है। और पढ़े लिखे लोगों की इमेज ख़त्म कर दी गई है। आप पढ़े लिखे हैं, आप जाइए गांव में, आपका लोग मजाक बनाएंगे। और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि आपके बौद्धिक क्षमता पर, आपके तर्क विवेक को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आप कल को कोई बहस करें तो लोग कह देंगे कि अरे भाई ज़्यादा पढ़ लिख करके ये लोग कुछ समझते नहीं। इसलिए अर्जुन सिंह हो, वीपी सिंह हो, भारत का संविधान लागू कराने वाले लोग हों या मंडल कमीशन लागू कराने वाले लोग हों, उन सब लोगों के लायक होने, कुर्बानियों के चलते हम तो यहाँ आ गए। मगर मैं एक बात बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ, अगर हम नालायक लोग, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा उस तबके से आए हुए सुविधाभोगी लोग, उन रास्तों का लाभ लिया हमने, और अगर हम इन रास्तों को बंद होने और बर्बाद होने से नहीं बचा पाए तो माफ़ करिए, हम याद कर रहे हैं कि हमारे पुरखे लायक थे। 20 साल बाद हमारी पीढ़ियां हमें याद करेंगी कि वो बेहद नालायक लोग थे जिन्होंने उन सारे रास्तों का लाभ लिया मगर उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इस बात के साथ मैं अर्जुन सिंह को सैल्यूट करता हूं, और उनके होने ने इस देश में बहुत सारे प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, इस मुल्क की आधी आबादी के किसान, कामगार, कमेरा लोगों के बीच से पैदा किया। मैं उम्मीद करता हूं और ये हसरत है मेरी कि हौसलों में फ़कत उतार सही, वक्त ज़्यादा ही बेहिसाब सही, नाउम्मीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सफ़र जारी रहेगा। अर्जुन सिंह को क्रांतिकारी सलाम। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, उंगलान जिंदाबाद।